जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो पिछला जो टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन से संबंधित था और क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे थे 5 किंगडम थ्योरी की। 5 किंगडम थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमने जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए इस पंच जगत प्रणाली में से आपको हमने बता भी दिया कि केवल 2 जगतों का उपयोग करते हैं, जिसमें एक तो है प्रोटिस्टा और दूसरा है एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में तो केवल एक ही संघ को स्थान मिला है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड जो जगत था, किंगडम था, जिसकी बात करें एनिमेलिया। और एनिमेलिया में फिर पहला जो संघ आ रहा है वो आ रहा है पोरीफेरा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की हमने कैरेक्टर की बात कर ली थी, सारे कैरेक्टर्स हमने करवा दिए। इसके बाद में उसकी जो क्लासेस थी, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो अप टू क्लासेस तक पढ़ा। उनके जो वर्ग थे जिसमें फ्लैजिलेटा, सीलिएटा और राइजोपोरा, सार्कोडीना, ये सारे के सारे हमने क्लासेस कर ली थी। आज हमारी जो क्लास है वो संघ पोरीफेरा से संबंधित है। तो हम बात करें इस क्लासिफिकेशन में संघ पोरीफेरा की, तो सबसे पहले तो जो किंगडम है, जगत है, जंतु जगत, उस जंतु जगत में बेटा, जंतु जगत में पोरीफेरा, जंतु जगत में संघ पोरीफेरा की बात करेंगे। संघ पोरीफेरा के स्पेशल कैरेक्टर, संघ पोरीफेरा के स्पेशल कैरेक्टर, उनका अध्ययन करेंगे। संघ पोरीफेरा के वैसे तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हैं, लेकिन हम वो स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल लक्षण अध्ययन करेंगे जिनके कारण इनको प्रोटोजोआ से या अन्य जो संघ है, अन्य जो फाइलम है, उनसे अलग रखा गया। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो नाम का हम संधि विच्छेद करेंगे। संघ पोरीफेरा के जो जंतु हैं या संघ पोरीफेरा का जो नाम है उसका हम 2 भागों में टुकड़े करेंगे। पहली बात करें अपन पोरस। पोरीफेरा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, देखो जो नाम है, नाम में ही एक कैरेक्टर छुपा हुआ है जो इनको सबसे अलग रखता है। जैसा नाम वैसे इनके लक्षण। ठीक है, नाम है पोरीफेरा, तो इसके ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसके 2 टुकड़े करेंगे। पोरस, पोरस मतलब पोर, और फेरा मतलब, फेरो मतलब टू बियर, मतलब ऐसे प्राणी, पोर मतलब छिद्र, ऐसे प्राणी धारण करने वाले, ऐसे प्राणी जो अपने शरीर पर असंख्य छिद्र धारण किए हुए होते हैं, अर्थात जिनका शरीर छिद्र युक्त होता है, या यूं कह सकते हैं अनेक छिद्रों से बने प्राणी संघ पोरीफेरा में रखा गया। नाम है ना पोरीफेरा, पोरी यानी बहुत सारे, फेरा मतलब स्पोर्स, छिद्र। तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं वो संघ पोरीफेरा में रखे गए। नाम जैसा नाम है वैसा इनका कैरेक्टर है। कई बार नाम के विपरीत भी गुण होते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पर पोरीफेरा है तो जैसा नाम है वैसे हमने कैरेक्टर बता दिया कि पोरी स्पोर्स मतलब बहुत सारे छिद्र। लेकिन कई बार क्या होता है, नाम तो होता है किरोड़ीमल और जेब में नहीं है फूटी कोड़ी। ठीक है, नाम शांतिलाल और काम करे उदंडता के, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक मजाक वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है पोरीफेरा, अर्थात ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर या जिनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। तो पहला कैरेक्टर हो गया छिद्रयुक्त प्राणी, पहला लक्षण है इनका छिद्रयुक्त प्राणी। फर्स्ट कैरेक्टर, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, पहली बात। इसलिए इनको छिद्रयुक्त प्राणी भी कहते हैं, छिद्रयुक्त प्राणी।
छिद्रयुक्त प्राणी। दूसरी बात हम करें तो सममिति की। देखो हमने सममिति भी एक प्रकार से, सिमेट्री भी एक प्रकार से क्लासिफिकेशन का बेस थी, आधार थी। सिमेट्री के आधार पर भी 3 प्रकार के प्राणी, कुछ प्राणी तो ऐसे थे जिनमें सममिति पाई ही नहीं जाती थी, जैसे संघ प्रोटोजोआ के, वो असीमित थे। उसके बाद में कुछ प्राणी थे जिनमें सममिति देखने को मिली। सममिति वैसे 3 प्रकार की, गोलीय, अरीय और द्विपार्श्व, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें अरीय सममिति थी और कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें द्विपार्श्व समिति थी। तो संघ पोरिफेरा के जो सदस्य हैं, संघ पोरिफेरा के जो मेंबर हैं, वो अरीय सममिति दर्शाते हैं। दूसरा लक्षण, क्योंकि असमित प्राणी तो बेटा पीछे रह गए, अरीय सममिति पाई जाती है। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, मैं अभी अभी एक बात बता रहा था कि कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, अरीय सममिति, और शरीर पर असंख्य छिद्र होंगे, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। इसके बाद की बात करें तो सामान्यतः ये बहुकोशी, इससे पहले जो प्रोटोजोआ थे वो एक कोशी के थे, यूनिसेलुलर बहुकोशी के प्राणी होते हैं। इससे पहले संघ प्रोटोजोआ के जंतु थे वो यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर, मतलब मल्टीसेलुलर यहां से स्टार्ट होता है। इससे पहले वो यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर का पहला जो संघ है, फाइलम है, वो संघ पोरिफेरा है। ठीक है। दूसरी बात करें स्पंज, इनका कॉमन नेम छिद्रयुक्त प्राणी है ना, मतलब शरीर पर बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं। जैसे मैं एक बार डायग्राम बनाऊं फिर मिटा देंगे। शरीर पर छोटे छोटे छिद्र, तो एक प्रकार से स्पंज की तरह हो गया, पिचकने वाला स्पंज। तो छिद्रयुक्त प्राणी होने के कारण, छिद्रयुक्त प्राणी होने के कारण इनका कॉमन नाम, या इनको साधारणतः स्पॉन्ज कहते हैं। इनका कॉमन नाम हो गया स्पॉन्ज। इन्हें सामान्यतः इनका कॉमन नाम स्पंज, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ठीक है ना, स्पंज होते हैं, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, छिद्रयुक्त होने के कारण, शरीर पर असंख्य छिद्र होने के कारण ये स्पंज कहलाते हैं। अगली बात, संघ पोरिफेरा के जो मेंबर हैं या संघ पोरिफेरा के सदस्यों को अध्ययन, या संघ पोरिफेरा के जो कैरेक्टर हैं, या संघ पोरिफेरा का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पंजों का अध्ययन किया जाता है, वो पैराजूलॉजी कहलाती है। 5वां कैरेक्टर, स्पंजों का जो अध्ययन है, स्पंज का जो अध्ययन है वो पैराजूलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पंज का अध्ययन किया जाता है या संघ पोरिफेरा के सदस्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा? पैराजूलॉजी कहलाती है। साधारणतः जो ये प्राणी हैं होते हैं वो सभी जलीय होते हैं और स्थानबद्ध होते हैं, ये भी इनका मुख्य लक्षण है। 6ठा कैरेक्टर, स्थानबद्ध प्राणी है, स्थानबद्ध होते हैं और जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, मतलब ये किसी न किसी स्थान के सारे चिपक कर अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकांश लवणीय लेकिन कुछ स्वच्छ जलीय। जलीय की बात करें तो दोनों प्रकार के, ज्यादातर हैं वो लवणीय होंगे, लवणीय मोर देन होंगे, मतलब मेरीन वाटर में, और कुछ जो प्राणी होंगे वो स्वच्छ जलीय होंगे, मतलब समुद्री जल में भी पाए जाएंगे, और जो रिवर का, पॉन्ड्स का जो वाटर है उसमें भी देखने को ये मिलेंगे। एकल होते हैं या निवयी, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये एकल भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं और निवयी, मतलब कई प्राणी एक साथ भी ग्रुप में भी रहते हैं, वो तो हो गया कॉलोनियल, और कई बार ये अकेले भी रहते हैं। एकल या निवयी प्राणी है ये, कि समूह में, ग्रुप में साथ मिलकर ये रहते हैं। संपूर्ण शरीर पर छिद्र होता है, और छिद्र की बात करें तो छिद्र 2 टाइप का होता है। मैं अभी एक बार डायग्राम बताता हूं इधर, फिर उसको डिलीट कर देंगे। जैसे यहां बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। शरीर पर असंख्य छिद्र है, नाम ही छिद्रयुक्त प्राणी है, तो
छोटे और बड़े सारे छिद्र मिलेंगे बेटा। तो जो स्पोर्स मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे, वो दो टाइप के देखने को मिलेंगे। ये छोटे छिद्र हैं, ये ओस्टिया कहलाते हैं, और जो ये बड़ा छिद्र है वो ओस्कुलम कहलाता है। शरीर पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छिद्रों में एक बड़ा छिद्र होता है और बाकी छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छिद्रों द्वारा जल प्रवेश करता है और बड़े छिद्र द्वारा जल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार के जो प्राणी हैं या इस संघ के जो प्राणी हैं, उनके शरीर पर में जो असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, उनमें जल निकासी के लिए एक बड़ा छिद्र होता है, जल इधर से बाहर निकलता है, बताया मैंने। जल निकासी के लिए एक बड़ा छिद्र होता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं, और जल प्रवेश करने के लिए छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं, जिनमें से जल प्रवेश करता है। आकृति की बात करें तो आकृति इनकी अनियमित होती है। शरीर की आकृति मतलब फिक्स आकृति वाली नहीं है, बदलती रहती है, आकृति अनियमित होती है। आकृति अनियमित होती है। और सममिति की बात, अनियमित आकृति होने के कारण ही अगर आकृति फिक्स हो तो ये द्विपार्श्व समिति दर्शाएं, लेकिन आकृति अनियमित होती है। और अनियमित आकृति होने के कारण अधिकांश ये क्या होते हैं, असमित, ज्यादातर असमित, और लेकिन सम्मित भी होंगे ना, तो सम्मिति भी कौन सी देखने को मिलेगी, आर्य सम्मिति इनमें पाई जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो शरीर है, स्पंजों का शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है। शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है, मतलब ये जो बॉडी बनी है इस पर दो लेयर, एक ये बाहर हो गई एक्टोडर्म हो गई और अंदर की तरफ एंडोडर्म। शरीर दो स्तरों से मिलकर बना हो। अब देखते हैं शरीर पर दो स्तर कौन से। शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है। और शारीरिक संगठन की बात करें तो शारीरिक संगठन कोशी के स्तर का होगा, सेल्यूलर टाइप का होगा, क्योंकि इससे पहले ये डिप्लोब्लास्टिक, दो जनन स्तरों को बता दिया, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे इनको, दो जनन स्तर। डिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले बेटा बात करें कि जो संघ प्रोटोजोआ के सदस्य थे उनमें शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का था, लेकिन यहां पर जो शारीरिक संगठन है वो कोशी के स्तर का। लिख दिया शायद मैंने, नहीं लिखा, शारीरिक संगठन कोशी के स्तर का। शारीरिक संगठन जो है वो कोशी के स्तर का होगा। इसके आगे बात करेंगे अपन, फिर वो उत्तक स्तर का भी देखने को मिलेगा, अंग स्तर का भी देखने को मिलेगा, अंगतंत्र भी, वो धीरे धीरे हम क्लासिफिकेशन में आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। कोशी के स्तर का होगा। शारीरिक संगठन कोशी के स्तर का होगा। इसके बाद में इनके जो शरीर पर देह बीती है उसके दो जनन स्तर, अभी अपनी बात करी, दो जनन स्तर होंगे, जिसमें एक जनन स्तर है वो बाह्य स्तर कहलाएगा पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म बोल दो चाहे एक्टोडर्मल। बाह्य स्तर पिनेकोडर्म या एक्टोडर्मल। शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है। बाह्य स्तर होता है वो पिनेकोडर्म कहलाता है, जिसमें पिनेकोसाइट कोशिकाएं और पेरोसाइट कोशिकाएं, दो प्रकार की, इसमें दो प्रकार की सेल होती है। एक नंबर की जो सेल होती है वो कहलाती है पिनेकोसाइट, और दूसरे नंबर की जो सेल होती है वो कहलाती है पोरोसाइट। पोरोसाइट और पिनेकोसाइट। ठीक है। शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला स्तर है कौन सा, नंबर एक पिनेकोडर्म या एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल जो स्तर होता है उसमें भी दो स्तर होते हैं, एक तो पिनेकोसाइट या दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक प्रकार की कोशिका जिसका नाम है पिनेकोसाइट और दूसरी जो प्रकार की कोशिकाएं हैं उसका नाम है पोरोसाइट। दूसरा स्तर कहलाता है कोइनोडर्म या एंडोडर्मल। ठीक है। दूसरा जो आंतरिक स्तर है ये कोइनोडर्म, कोइनोडर्म या एंडोडर्मल स्तर कहलाता है। हमने यहां बात करी कि शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है। दो स्तर हो गए, एक तो पिनेकोडर्म और एक कोइडर्म। ठीक है ना।
कोइनोड्रम, एंडोड्रमल स्तर कहलाता है। एंडोड्रमल में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें सॉरी 1 प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें कोइनोसाइट कहते हैं, कोइनोसाइट। अब हम बात करें, दोबारा से मैं बताता हूं आपको कि संघ पोरिफेरा के जो सदस्य हैं वो द्विस्तरीय होते हैं। 2 स्तर बनाने के लिए कोइनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं, जो 2 प्रकार की कोशिकाएं तो मिलकर बनाती है पिनेकोडर्म या एक्टोडर्मल, और कोइनोसाइट सेल्स मिलकर बनाती है एंडोडर्मल। ठीक है, इन दोनों स्तरों के बीच, ये 2 स्तर हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है। इन दोनों स्तरों के बीच एक तरल भरा रहता है, उस तरल को मीजेनकाइम कहते हैं। इस तरल को कहते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइम तरल भरा रहता है, दोनों स्तरों के बीच एक तरल भरा रहता है, उसको कहते हैं मीजेनकाइम। ये थोड़ा सा यहां से डिलीट कर देता हूं मैं। मीजेनकाइम, ओके, मीजेनकाइम कहते हैं, जिसमें अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती है। विभिन्न प्रकार, मीजेनकाइम जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की अमीबीय कोशिकाएं, मूवमेंट करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें स्क्लेरोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है, फेगोसाइट्स है, आर्कियोब्लास्ट है। ठीक है ना। शरीर के बीच में एक, ये चारों तरफ 2 लेयर्स हो गया, 2 लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको मीजेनकाइम कहते हैं। मीजेनकाइम के बीचों बीच इससे जल बाहर निकलता है, जिससे जल बाहर निकलता है उस वाले पोर को कहते हैं ओस्कुलम। और बीच में ये जो गुहा है, स्पंज के बीच में गुहा, स्पंज के बीच में जो गुहा होगी, देह के बीच में पाई जाने वाली गुहा देह गुहा, तो नाम ही इनका स्पंज है, तो स्पंज के बीच में पाई जाने वाली जो गुहा है वो स्पंज गुहा कहलाएगी, स्पंजोसील कहलाएगी। इनके शरीर के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है या एक गुहा पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्पंजोसील, स्पंज गुहा पाई जाती है। ठीक है, अगली बात करें अपन, अगला कैरेक्टर देखें, नाल तंत्र, जल परिवहन तंत्र पाए जाएगा इनमें। इनमें नाल तंत्र भी देखने को मिलेगा और जल परिवहन तंत्र। अगला कैरेक्टर यहां से उतारते हैं, कितने 10 हो गए ना, 11। नाल तंत्र देखने को मिलेगा या जल परिवहन तंत्र। सर ये क्या होता है? देखो, इधर से जल प्रवेश कर रहा है ओस्टिया द्वारा, ओस्टिया से प्रवेश कर रहा है और एक नाल बन गई, वो सीधा का सीधा स्पंज गुहा में आ रहा है जल, और स्पंज गुहा में बनने के बाद में इसमें से अवशोषण की क्रिया हो गई और उसके बाद में सारा का सारा जो वेस्टेज जल है वो शरीर से बाहर निकल गया, तो एक नाल सी बन गई। तो ये नाल जो बन गई वो अलग अलग प्रकार की होती है, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन प्रकार की। ठीक है, तो इनमें इस जल के आवागमन के लिए एक नाल बन जाता है या नाल बन जाती है, उस नाल को बेटा क्या कहते हैं? नाल तंत्र कहते हैं, या जल का परिवहन सिस्टम, जल वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, या कैनाल सिस्टम कहते हैं। संघ पोरिफेरा में ये जो नाल तंत्र है, अगला करेक्टर, नाल तंत्र उत्सर्जन के लिए यूज होता है और पोषण के लिए। उत्सर्जन और पोषण, क्यों सर पोषण कैसे? क्योंकि यहां पर अभी मुख और पाचन तंत्र तो है ही नहीं, तो मुख और पाचन तंत्र जैसी, आहार नाल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस जल के साथ ही मिनरल्स वगैरह जो भी भोजन है इसके द्वारा प्रवेश करेगा, स्पंज गुहा में जाएगा, भोजन रह जाएगा और बाकी वेस्टेज शरीर से बाहर चला जाएगा। तो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पोषण सारा का सारा इस नाल तंत्र द्वारा। इससे पीछे हमने संघ प्रोटोजोआ किया था ना, तो प्रोटोजोआ में तो उत्सर्जन, पाचन, श्वसन सारे के सारे शरीर की सामान्य सतह द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इसकी बात करें, प्राणी संप्रकार का पोषण जो है, प्राणी संप्रकार का अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन होगा, और प्राणी संप्रकार का पोषण होगा। यह है इनका पोषण का प्रकार। कई प्राणी हमने पीछे पढ़े थे, वो परपोषी वगैरह थे, अंतःपरजीवी थे, है ना, प्रोटोजोआ में। यहाँ प्राणी संप्रकार का पोषण होगा और अंतःकोशिकीय पाचन होगा। पाचन गुहा मुख अनुपस्थित, यहां पर पाचक गुहा भी कोई स्पेशल कैविटी नहीं होगी और मुख यहां एब्सेंट है, मुख यहां पर बेटा अनुपस्थित है। इसकी बात करें, आगे की बात करें तो कंकाल आंतरिक होता है, जो कैल्कोरियम कंटिकाओं का, सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना होगा। कंकाल, अंतः कंकाल, अंतः कंकाल पाया जाएगा जो किसका बना होगा?
या तो सिलिका का, या सिलिका का नहीं तो कैलकोरियस कंटिकाओं का। कैलकोरियस कंटिकाओं का बना इनमें अंतःकंकाल देखने को मिलेगा, अर्थात जिनको स्पॉन्ज तंतु, स्पॉन्ज कंटिकाएं भी जिनको कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की हमने अलग अलग विधियां पढ़ी थी बेटा। अलैंगिक जनन विखंडन अमीबा में, इनमें तो विखंडन द्विविखंडन था, तो यहां पर अलैंगिक जनन जो होगा वो किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। अधिकांश अलैंगिक जनन की कौन सी विधि, मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन विधियों द्वारा संपन्न होगा। इसके बाद बात करें तो बाह्य मुकुलन होगा, आंतरिक और आंतरिक मुकुलन भी होगा। लैंगिक जनन स्पंज उभयलिंगी होते हैं, स्पंज या इस संघ के जो सदस्य हैं संघ पोरिफेरा के, वो उभयलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा, और लैंगिक जनन जो है इनमें आंतरिक, इनमें निषेचन आंतरिक और पर निषेचन भी पाया जाएगा, ठीक है। और अप्रत्यक्ष परिवर्तन, आंतरिक और बाह्य दोनों निषेचन देखने को मिलेगा। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें, परिवर्धन की बात करें, परिवर्धन की बात करें तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो बेटा लार्वा तो बनेगा ही बनेगा, और जो लार्वा बनेगा इनमें बनने वाला जो लार्वा है वो कहलाएगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा और लार्वा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने संघ पोरिफेरा के जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो कंप्लीट हो गए। दोबारा से एक बार देख लो इनको, फिर इसकी जो क्लासें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आ जाओ एक बार। संघ पोरिफेरा है, स्पोर्स हैं, छिद्र युक्त प्राणी है। पहला कैरेक्टर, असंख्य शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। समिति की बात करें, सामान्यतः की बात करें तो ये असमित होते हैं। मैं स्टार बना के यहां लिख देता हूं, सामान्यतः तो ये कैसे होते हैं, असमित, लेकिन इसके कुछ सदस्य, संघ पोरिफेरा के कुछ सदस्य आर्य समिति दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये ओस्टिया ओस्कुलम की होगी। पुनरुद्भवन की अपूर्व क्षमता, एक कैरेक्टर हो रह गया, पुनरुद्भवन अपार पाया जाता है। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। मतलब प्राणी का कोई भी पार्ट अगर टूटकर अलग हो जाए तो उसी टूटे हुए पार्ट से नए प्राणी का निर्माण हो जाता है। तो पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है इनमें, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो सामान्यतः ये क्या होंगे, सामान्यतः इन्हें स्पंज कहेंगे। संघ पोरिफेरा के जो जंतु है, स्पंजों का अध्ययन है वो पैराजूलॉजी कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा में संघ पोरिफेरा के जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो पैराजूलॉजी कहलाते हैं। प्राणी प्राय जलीय होते हैं और स्थानबद्ध होते हैं। आकृति अनियमित होती है और अनियमित आकृति होने के कारण ये सामान्यतः असमित होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य अरिसमिति भी दर्शाते हैं। शरीर के दो स्तर हमने बता दिया, पिनेकोडर्म या फिर एंडोडर्मल, जिनको एक्टोडर्मल और एंडोडर्म दो जनन स्तर होते हैं। आकृति अनियमित होती है। शरीर का संगठन कोशिकीय के स्तर का होगा, इससे पहले प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का था। शरीर की जितनी भी क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उन सब के लिए बेटा पाया जाएगा नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, साइकोन, एस्कोन, ल्यूगोन और रेकोन प्रकार का। उसकी बात हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में कर लेंगे। अंतःकोशिकीय पाचन होगा, प्राणी सम प्रकार का पोषण, पाचक गुहा एब्सेंट होगी। अंतःकंकाल इनमें देखने को मिलेगा, सिलिका मिलेगा या कैलकोरियस कंटिकाओं का भी मिलेगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों विधियों से इनमें रिप्रोडक्शन संपन्न होगा। उभयलिंगी प्राणी होंगे। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, अर्थात इसमें लार्वा अवस्था बनेगी, मुक्तजीवी लार्वा बनता है और वयस्क स्पंज में कन्वर्ट हो जाता है। और पुनरुद्भवन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की अपार क्षमता होती। ये हमारा जो आज का जो वीडियो था, आज की जो क्लास थी वो संघ पोरिफेरा से संबंधित थी। अगली जो क्लास हमारी होगी संघ पोरिफेरा को फिर क्लासों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें कैलकेरिया है, हेक्साटिलेडा और डेमोस्पोंजिया। उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट्स उतारें, तो एक बार आप आराम से इसको नोट्स उतार सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको, और बढ़िया से इसको लर्न कर सकते हैं। ओके।
हमारे द्वारा इस चैनल द्वारा बताई गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर आने वाली जो भी नई वीडियो हैं, जो भी नई क्लास है, वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। बाकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।